देखो बेटा, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वाइटल साइन के बारे में। और वाइटल साइन जहाँ पर अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या है, या उससे रिलेटेड जो अल्ट्रेशंस या चेंजेस जो सिस्टम के अंदर होते हैं। इसके अलावा फीवर के कुछ प्रकार, मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वाइटल साइन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और वो है आपका पल्स। देखो, सबसे पहले तो बेटा आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि भाई पल्स है क्या, और आपको ये भी पता है कि भाई पल्स आप लोग रेगुलर पेशेंट के अंदर चेक करते हैं एज ए वाइटल साइन के रूप में। कितने समय में आप वाइटल साइन चेक करते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए। जनरली देखो, आपको पता है कि अगर रूटीनली आप चेक करते हो तो आपको पता है भाई हर ड्यूटीज़ के अंदर भाई आप आते हो तो हर ड्यूटी के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, या अगर कोई भी पेशेंट ऐसा जिसको कि सर्जरी हुई है तो उस मरीज़ में आप हर 4-4 घंटे के अंदर वाइटल साइन वगैरह चेक कर रहे हैं। मतलब दैट इज़ द डिपेंड। भाई जनरली ये चीज़ें क्या है कि या तो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड है, या जो भी आपके रूटीन ऑर्डर्स हैं डॉक्टर्स के द्वारा उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आपको ये ज़रूर पता हो जाना चाहिए कि जो वाइटल साइन आप लोग ले रहे हैं वो रूटीन में अगर पेशेंट सेटल्ड है तो हर 6-6 घंटे के अंतराल पर तो आपको लेने ही लेने हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट और पल्स। अब देखो पल्स होता क्या है, तो पल्स के बारे में आपने इतना सबसे पहले ये ध्यान दें कि जब हमारी आर्टरीज़ के अंदर ब्लड बहता है और उस ब्लड के द्वारा जो हमारी आर्टरीज एक बार फैलती है और एक बार सिकुड़ती है, उसे ही हम लोग हिंदी में स्पंदन और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचन करती है तो ब्लड बाहर आता है, इजेक्ट होता है, और उसके द्वारा तरंगे आर्टरीज में पैदा होती है और वो तरंगों के द्वारा आर्टरी फैल रही है और सिकुड़ रही है। दैट इज़ नोन एज पल्स। तो सबसे पहले तो एक बार हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। देखो ध्यान से सुनिएगा कि जो पल्स और पल्स रिलेटेड अल्ट्रेशंस एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो जनरली आप एमएसएन के अंतर्गत पढ़ेंगे। मैं बेसिक आपको यहाँ पर बताऊँगा कौन कौन सी साइट है, पल्स कहाँ पर कितनी देर हम लोग चेक करते हैं। ये बेसिक चीज़ हम लोग, बेसिक मतलब फंडामेंटल, और डिजीज रिलेटेड बात करेंगे तो फिर एमएसएन पर आप आएंगे। तो देखो ध्यान से सुनिएगा पल्स। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर बताना है कि रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइलिंग ऑफ द आर्टरीज, मतलब रिदम के साथ, लेग के साथ फैलना और सिकुड़ना किसका, आर्टरीज का। तो आपने यहाँ पे बताना है रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइलिंग ऑफ द आर्टरी by the wave of blood। भाई मैंने आपको बताया कि हमारी जो आर्टरीज हैं उनके अंदर लेग के साथ एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन को कई जगह लिखा हुआ आप देखोगे राइज मतलब फैलना, रिकॉइल मतलब कंस्ट्रक्ट होना, पिचकना बोल सकते हैं। तो रिकॉइल होता है किस में हो रहा है, आर्टरीज में हो रहा है। किसकी वेव्स के द्वारा होता है, ब्लड की वेव्स के द्वारा होता है। ये ब्लड की वेव्स आती कहाँ से हैं, तो ये ब्लड की वेव्स तब आती है जब लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचन करती है। आपको पता है कि भाई जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती हैं वो ब्लड इजेक्ट करने का काम करती हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल आपको पता है। तो ये बेसिक पॉइंट है जिन पर आप फोकस करें। तो रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइलिंग ऑफ द आर्टरी बाय द वेव ऑफ ब्लड थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, कि लेफ्ट वेंट्रिकल के संकुचन से जब ब्लड निकलता है तो तरंगें आती है और आर्टरी एक बार फैल रही और सिकुड़ रही है। इसे ही क्या कह रहे हैं, पल्स कह रहे हैं। और ये प्रोफेशनल डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ चुकी है। एग्जामिनर ने इस डेफिनेशन को लिख दिया और नीचे पूछ लिया बताओ इसको क्या कहते हैं। उन्होंने कहा ब्लड प्रेशर कहते हैं क्या, उन्होंने कहा पल्स कहते हैं क्या, उन्होंने कहा स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं क्या। नहीं भैया, आप पहले ये समझ लीजिए कि ये क्या कहला रहा है, पल्स कहला रहा है।
दूसरा आपने यहाँ पर बताना है कि भाई पल्स और पल्स जो हम चेक करते हैं साइट सिलेक्शन किस आधार पर किया जाता है। साइट सिलेक्शन का मतलब है कि आपको पता है कि हम पल्स कहाँ कहाँ से चेक करते हैं, लेकिन वहीं से क्यों, मतलब साइट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि भाई हम जो पल्स चेक करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइट सिलेक्शन किस आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, पल्स जो चेक की जा रही है, अगर साइट सिलेक्शन है तो आपने बताना है कि अगर कोई आर्टरी, ध्यान से सुनना, आर्टरी अगर किसी हड्डी के ऊपर से आर पार जा रही है तो वही साइट हम लोग चुनते हैं, क्योंकि अगर आर्टरी हड्डी के ऊपर से ना जाकर नीचे से जाएगी तो प्रॉपर कंप्रेशन या फील नहीं हो पाएगा। तो आपने बताना है कि भाई जहां पर से आर्टरी क्या हो रही है, एक्रॉस, एक्रॉस मतलब आर पार हो रही है, कहां से, ऊपर की तरफ से, और वो बिल्कुल हमारी स्किन की सतह के आसपास होना चाहिए जिससे हम आसानी से उसको फील कर पाए। तो आपने यहां सीधा सीधा बताना है भाई साइट सिलेक्शन का बेसिक क्राइटेरिया क्या है। तो आप यहां बताइएगा कि वेयर आर्टरी across to the bone near surface of skin, कि भाई आर्टरी बोन को आर पार कर रही है, और ये जो आर पार कर रही है ये कैसा होगा, बिल्कुल स्किन की सतह के पास में हो, जिससे आसानी से क्या कर पाएंगे, इजी। भाई आप सीधा सा मतलब ये समझ लो, हड्डी और हड्डी के अगर ऊपर है तो प्रॉपर रूप से फील होगा, अगर वो नीचे है तो आप उसको प्रॉपर कंप्रेस या फील नहीं कर पाएंगे। और यही साइट का चुनाव हम पल्स को चेक करने के लिए करते हैं। इसके अलावा आगे आपने बताना है नेक्स्ट कि पल्स जो हम चेक करते हैं, पल्स को चेक करने के लिए 3 फिंगर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे ये प्रश्न आपके सफदरजंग RML दोनों के अंदर आया हुआ है कि भाई व्हाट इज द नंबर ऑफ फिंगर्स आर यूज्ड फॉर चेक द पल्स, कि पल्स को चेक करने के लिए कितनी अंगुलियों का यूज करते हैं। तो पल्स को चेक करने के लिए हम 3 अंगुलियों का जनरली यूज करते हैं। कई बार एग्जामिनर कहता है कि अंगूठे का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, तो अंगूठे का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं कि उसके अंदर आर्टरी होती है और वो जनरली आपकी खुद की पल्स फील हो जाएगी, पेशेंट की तो फील होगी नहीं। तो इसलिए आपको पता हो कि भाई थंब का यूज़ कब नहीं करना है या क्यों नहीं करना है, और हम लोग यूज़ किसका कर रहे हैं, तो 3 फिंगर्स हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। कई जगह 2 देखोगे, कई 4 बोलेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि 3 भी क्यों। तो आपने आगे बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट यहाँ एक पॉइंट डाल दें और पॉइंट डाल करके लिख दें कि 3 फिंगर्स आर यूज्ड फॉर चेक द पल्स इन ए क्लाइंट, कि किसी भी व्यक्ति में अगर पल्स को चेक करना है तो पल्स को चेक करने के लिए 3 फिंगर का उपयोग लिया जाना चाहिए। तो आपने यहाँ पे बताना है यूज 3 फिंगर्स टू चेक द पल्स, कि पल्स को चेक करने के लिए 3 फिंगर्स की जरूरत होती है। और वो 3 फिंगर ही क्यों, तो आपने यहां पर बताना है कि पल्स के मुख्य रूप से 3 गुण होते हैं, 3 विशेषताएं होती है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ध्यान से सुनेगा कि पल्स हैव द 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, और 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब गुण, रेट, रिदम एंड वॉल्यूम। मतलब आप रेट पता करोगे 1 मिनट में कितनी पल्स आ रही है, वो लय के साथ आ रही है, कहीं रुक रुक के साथ आ रही है। इसके अलावा आप वहां पर चेक करेंगे ज़्यादा फोर्स के साथ तो नहीं आ रही है या बहुत वीक तो नहीं आ रही है। तो देखो ध्यान से सुनिएगा कि पल्स, और पल्स को कितनी 3 फिंगर क्यों यूज कर रहे हैं, तो आपने बताना है बिकॉज पल्स हैव 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक, रेट, रिदम एंड
वॉल्यूम, जिसको कि आप स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हो ना, वही जनरली। तो देखो ध्यान से सुनिएगा कि पल्स है और पल्स को हम लोग चेक कर रहे हैं 3 फिंगर से। पेरिफेरल जो सरफेस है वहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं, स्किन की सतह के बिल्कुल पास में चेक कर रहे हैं, और वो जो कि हड्डी के ऊपर से आर्टरीज गुजर रही है। और पल्स जो चेक कर रहे हैं वो जनरली सर्कुलेशन रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है। अब देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेट, रिदम और वॉल्यूम ये तो हम बताएंगे ही। इसके अलावा आपने यहाँ पे बताना है अवॉइड द थंब ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू चेक द पल्स। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, ये प्रश्न आपके आया ही हुआ है। तो आपने बताना है कि पल्स को चेक करने के लिए हम क्या अवॉइड करते हैं बेटा, थंब को अवॉइड करते हैं। मतलब एज ए नर्स अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में वर्क कर रहे हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं, तो आपने थंब को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि थंब को यूज़ करने पर पेशेंट की नहीं, आपकी खुद की स्वयं की पल्स वहाँ पर चेक हो जाएगी और आपको पेशेंट की एक्चुअल कंडीशन के बारे में पता नहीं चलेगा। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान दें। चलो साहब, यहाँ तक आपने बताया। इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि भाई पल्स, और पल्स जो हम लोग चेक कर रहे हैं, तो पल्स चेक करने की कौन कौन सी साइट्स हैं, कौन सी मोस्ट कॉमन है, कौन सी इमरजेंसी है, इन सभी के ऊपर हम लोग बात करना चाहेंगे बेटा। तो देखो ध्यान से सुनिएगा भाई, ये तो आपने बता दिए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट कॉमन साइट्स। भाई कौन कौन सी साइट्स है जहाँ से हम लोग पेशेंट में पल्स का चुनाव कर सकते हैं या पल्स को चेक कर सकते हैं। तो आगे आप बताइएगा कॉमन साइट्स, किस चीज़ की कॉमन साइट्स हैं जहाँ से हम क्या चेक कर सकते हैं बेटा, पल्स चेक कर सकते हैं। अब देखो पल्स को चेक करने की अगर कॉमन साइट्स पर हम चर्चा करें तो हम शुरू करते हैं पूरा हेड टू बॉटम। भाई कहाँ से कहाँ तक कौन कौन सी है, कई कहते हैं 10 है, कोई कहते हैं 11 है, सब अपना अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही आपके सामने चीज़ आ जाएगी कि कितनी है तो आप अपने आप बता पाएंगे। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, पल्स चेक करनी है, कॉमन साइट्स की बात कर लें, और कॉमन साइट्स की बात कर लें तो सबसे पहले आपने यहाँ पर बताना है टेम्पोरल आर्टरी। क्या बोलना है बेटा, टेम्पोरल आर्टरी बताना है। ये जो आप देख रहे हैं आँख के इधर साइड के अंदर हम लोग इसको चेक करते हैं, और आप यहाँ बताएं कि टेम्पोरल जो आर्टरी है, ध्यान से सुनिएगा कि टेम्पोरल आर्टरी जहाँ पर सीधा सीधा, एक तो आप बताओ भाई टेम्पोरल आर्टरी तो आपने बोल दिया, लेकिन टेम्पोरल आर्टरी में स्पेसिफाइड लोकेशन कौन सी है, साइट या बोल सकते हैं मेरे बेटा लोकेशन, जहाँ पर आप पल्स को चेक करना चाहेंगे। तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है, या तो आप सीधा सीधा बोलें अबोव द आई, लेकिन अबोव द आई भी अगर ऑप्शन में आ जाता है या लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आई भी ऑप्शन में आ जाता है तो आंसर होगा लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आई। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप बताइए लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आई, ये आपकी है फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ये नहीं हो तो आपने यहां बताना है अबव दी आई। कहने का मतलब है दोनों ही अपने आप में सही हैं, लेकिन अगर प्रायोरिटीज के आधार पर, वैसे तो एक ही आएगा अगर आएगा तो, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर सेकंड ऑप्शन भी आ जाए तो आप पूरे तरीके से अवेयर रहें। तो एक तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान दें कि अगर आपसे कहा जा रहा है तो आपने यहाँ पर बताना है साइट या लोकेशन के बारे में। लैटरल एस्पेक्ट जो है
आई के पास, वो आपकी पहली वरीयता या फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर हम कौन सी पल्स को चेक करना चाहते हैं, टेम्पोरल पल्स को चेक करना चाहते हैं। इसके अलावा अबव द आई, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, जैसा है वैसा आप बताएं। आपने यहाँ पर बताना है कि भाई ये जो साइट हम लोग यूज़ करते हैं, ये साइट कितने समय के लिए आप इसको फिल करेंगे। तो पूरा आप ध्यान दीजिएगा, जनरली जहाँ चेंज होगा हम बात करेंगे ही करेंगे। अगर वन वर्ड में आता है तो पूरा 1 मिनट आप आंसर दीजिएगा। तो आपने बताना है कि अगर इसका समय या ड्यूरेशन आपसे पूछा जाए तो पूरा कितना बोलना है बेटा, 1 मिनट, कि भाई 1 मिनट इज द ड्यूरेशन, इतना समय। एग्जामिनर पूछ लेता है भाई, ये ना पूछकर किसी और चीज़ को पूछ लेता है। जैसे मुझे ध्यान है रेडियल पल्स पूछी हुई है, एपिकल पल्स पूछी हुई है, बहुत सी पल्स पूछी हुई है आपके एग्जाम्स में, और उन्होंने समय भी पूछा हुआ है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि टेम्पोरल और ये प्रॉपर आप बताएं। और टेम्पोरल आर्टरी दोनों ही एज ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं, अडल्ट में, बच्चों में, दोनों में ही यूज़ की जा सकती है, लेकिन फिर भी इसको हम मोस्ट कॉमन नहीं कहते हैं। चलो साहब, यहाँ तक आप ध्यान दें। इसके साथ साथ नेक्स्ट साइड बताओ बेटा। देखो, नेक्स्ट अगर आपको कहा जाए तो नेक्स्ट साइड में आपने बताना है फेशियल आर्टरी। और फेशियल आर्टरी की प्रॉपर लोकेशन क्या है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ जॉ। एंगल ऑफ जॉ, जबड़े का जहां एंगल बनता है ना, ये जगह आप देख रहे हैं भाई, एक तो होती है गर्दन में और एक होती है इस एंगल के ऊपर। तो एंगल के ऊपर आप इसको चेक करते हैं। आपने देखा है वो सीरियल्स वगैरह आते हैं, CID, या बहुत आपने फिल्मों में देखा होगा, और वो यहीं से चेक कर लेते हैं। तो ये चीज़ क्या है, एंगल ऑफ द जॉ है, फेशियल आर्टरी आप इसको बोल रहे हैं। और ये जो साइट जनरली कहला रही है, इस साइट को हम लोग इमरजेंसी कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। अब इमरजेंसी में पहली प्रायोरिटी तो कैरोटिड ही है, लेकिन अगर इमरजेंसी में दूसरी आए तो फिर आप फेशियल आर्टरी कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पर बताना है यूज़ इन इमरजेंसी कंडीशंस। भाई इमरजेंसी कंडीशंस में आप इस साइट का यूज़ कर सकते हैं, ये आप ध्यान दें। लेकिन यहां पर ये कौन सी प्रायोरिटी पर है, सेकंड प्रायोरिटी पर है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो कैरोटिड आर्टरी ही होती है। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा। तो देखो, ध्यान से सुनते जाएं और बात को समझते जाएं। इसके अलावा लास्ट में कुछ और स्पेसिफाइड पॉइंट इसमें बताऊंगा, तो वो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पेसिफाइड पॉइंट का मतलब है कि कई जगह आप 30 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, मतलब अलग अलग टाइम है। तो वो टाइम रिलेटेड एक तो कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि जहाँ पर इमरजेंसी की बात आ रही है वहाँ पर हम पूरा का पूरा 1 मिनट चेक नहीं करेंगे। वहाँ सिर्फ हम देखेंगे कि सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? जहां इमरजेंसी है वहां पर 5 से 10 सेकंड, और जहां पर रेगुलर पल्स चेक कर रहे हैं वहां पूरा 1 मिनट। चलो साहब, यहां तक बताएं। इसके बाद तीसरी जो साइट है, ये आप एक तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिससे कि हम लोग कैरोटिड आर्टरी या कैरोटिड पल्स, और ये जनरली मैं आपको बता दूं कि आपके CPR, बेसिक लाइफ सपोर्ट में बहुत जगह पूछा जाता है। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि कुछ CHO रिलेटेड भी एग्ज़ाम के अंदर अपनी मेंबरशिप ज्वाइन की थी, और बहुत बच्चे ऐसे हैं कि CHO के बाद वो रेगुलर कोर्स की भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि भाई जहाँ पर डिटेल्ड हम लोग दे चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ब्लड प्रेशर पढ़ाया। अब ब्लड प्रेशर तो चाहे वो CHO में पढ़ो,
चाहे वो आप नॉरसेट में पढ़ो, भाई दोनों में सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस तो है नहीं कि भाई आप ब्लड प्रेशर CHO के अंदर लिटा करके चेक करोगे और नॉरसेट में बिठा करके चेक करोगे, वो सब चीज़ें चेंज है। लेकिन जहाँ डिटेल्ड की ज़रूरत है वो डिटेल्ड आपको दे रहे हैं, सारे नए वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक वीडियो जो शायद मिस्टेकली बैड सोर का है, जो शायद आपको डाल दिया है, उसको प्रॉपर मॉडिफाई करके चेंज करके वापस नया वीडियो आप लोगों के लिए डालेंगे। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, कोई डाउट है, कोई शंका है, आप सीधा मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर ले लें 9529488883। सीधा किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, या साहब कुछ हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, एवरीथिंग यू कैन कॉल एनी टाइम। अगर मैं बिजी हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में हूँ, तो आपको मैं कॉल कर लूँगा या जैसा भी हो, लेकिन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी किसी प्रकार की क्वायरी के लिए। चलो खैर, यहाँ तक बताएं। अब देखो वापस हम हमारे टॉपिक पे ही आकर के बात कर रहे हैं। तो कैरोटिड पल्स और कैरोटिड जो पल्स आप कह रहे हैं, ये सबसे एक तो इम्पॉर्टेंट है। कैरोटिड पल्स की जो बेसिक लोकेशन होती है वो कहाँ होती है, ध्यान से सुनिएगा कि कैरोटिड पल्स और कैरोटिड पल्स की लोकेशन कहाँ है। लोकेशन मतलब कि साइड पर आप चेक करते हैं, तो आपने ये तो ध्यान देना है गर्दन में दोनों साइड है, क्योंकि बहुत बच्चों को यही नहीं पता कि कैरोटिड आर्टरी बोथ साइड होती है गर्दन में, और वो भी कहाँ, अंदर की तरफ होती है, बाहर नहीं होती है। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई एंटीरियर बॉर्डर ऑफ नेक, नेक में कहाँ, एंटीरियर बॉर्डर पर है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि लोकेशन अगर पूछ रहे हैं तो आपने यहां बताना है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ नेक बोथ साइड। भाई आप ध्यान दीजिएगा कि भाई एंटीरियर बॉर्डर तो पर तो है, लेकिन कहाँ है, बोथ साइड है, और किस जगह होती है, बिटवीन स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो बेटा देखो ध्यान से सुन लीजिएगा। अब जैसे ये प्रश्न है, ये आपके DSSB और दिल्ली एम्स दोनों में आया हुआ है। सीधा सीधा एग्जामिनर ने पूछा है कि व्हाट इज द लोकेशन नर्स शुड चेक दी कैरोटिड पल्स, कि कैरोटिड पल्स को कहाँ चेक करना चाहिए। तो कैरोटिड पल्स आप बता सकते हैं गर्दन के दोनों साइड, और किसके बीच में है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स आप बताओ। इसके साथ साथ आपने बताना है कैरोटिड पल्स जो चेक की जा रही है, इसका टाइम या इसका ड्यूरेशन। ये भी आपके शायद ही कोई एग्जाम हो जहां नहीं आया हो, तो आप बताइएगा 5 to 10 सेकेंड, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मिनट नहीं बोलना है बेटा, 5 से 10, 1 मिनट नहीं, सिर्फ सेकंडों के लिए चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहां हमें रेट नहीं चाहिए, 1 मिनट की गिनती नहीं चाहिए, हमें यहां पर सिर्फ चाहिए कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि ये जो कैरोटिड पल्स है, ये हम 5 से 10 सेकंड चेक करते हैं। कभी कभी एग्जामिनर ये जरूर पूछ लेता है, अलग अलग एग्जाम का अलग अलग स्टैंडर्ड है, ये हम बार बार आपको बताते हैं, जिसमें आप ध्यान दें, जैसे नॉरसेट है तो थोड़ा घुमा करके पूछ लेगा, कोई है तो इसको घुमा करके पूछ लेंगे। वो वहां पर ये कह सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि एक न्यूबॉर्न चाइल्ड है, नियोनेट है और इन्फेंट है, तो कैरोटिड पल्स जो चेक कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन क्या है, तो वो 5 सेकेंड ही होगा। एडल्ट है तो ड्यूरेशन क्या होगा, 10 सेकेंड होगा। और एग्जामिनर कहता है कि कैरोटिड पल्स शुड नॉट बी चेक्ड मोर देन, तो 10 सेकेंड से ज़्यादा चेक नहीं करना है। कहने का मेरा मकसद है कि चीज़ वही है, सिर्फ पूछने का जो तरीका है ना, वो बदल सकता है। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि 5 से 10 सेकंड आप बोल रहे हैं और 5 से 10 सेकंड कैरोटिड पल्स चेक करनी है, तो प्रॉपर एक तो ड्यूरेशन आपको पता हो, जिसमें आपने बताना 10 सेकंड। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, नोट मोर देन
10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज़्यादा आपने इसको क्या नहीं करना है, पैल्पेट नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको पता है कि जो ये कैरोटिड आर्टरी है यही ब्लड की सप्लाई ब्रेन तक ले जा रही है, और आपने अगर ज़्यादा देर या दोनों कैरोटिड को एक साथ प्रेस कर दिया तो ना मरता वैसे मर जाएगा। तो आप ध्यान दें, इसलिए आपने ज़्यादा समय 10 सेकंड से ज़्यादा कैरोटिड आर्टरी को पैल्पेट नहीं करना है, और एक साथ दोनों कैरोटिड को भी पैल्पेट नहीं करना है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो आपने बताना है नॉट मोर देन 10 सेकंड पैल्पेशन होना चाहिए। इसके अलावा अवॉइड द कंप्रेशन कैरोटिड आर्टरी, या अवॉइड द कंप्रेशन बोथ साइड वन से टाइम। तो आप यहां पे इसके नीचे लिख सकते हैं एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट अवॉइड द कंप्रेशन ऑफ बोथ साइड वन से टाइम। भाई एक बार में कंप्रेशन दोनों साइड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम दोनों साइड में एक ही समय पर कंप्रेशन कर देंगे तो ब्लड सप्लाई ब्रेन को रुक जाएगी और पेशेंट वैसे मर जाने वाला है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। यहां हमने कहा कि कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी जो आप चेक कर रहे हैं उसकी प्रॉपर लोकेशन आप बताओ। कैरोटिड आर्टरी जो बेटा आप चेक कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन आप बताओ। ड्यूरेशन का मैक्सिमम पॉइंट हमने कहा नॉट मोर देन 10 सेकेंड से ज़्यादा आपने इसको फील नहीं करना है। एक साथ दोनों कैरोटिड आर्टरी को कंप्रेस नहीं करना है। इसके अलावा आपने यहाँ बताना है कि ये कैरोटिड आर्टरी कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की कंडीशन में इस कैरोटिड पल्स को चेक करते हो। तो ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाने वाला पॉइंट है। तो आपने एक तो सबसे पहले बताना है सीपीआर इन एडल्ट, कि अगर एडल्ट क्लाइंट में सीपीआर दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग इसी साइट को पल्स चेक करने के लिए या सर्कुलेशन चेक करने के लिए पहली प्राथमिकता देते हैं। तो आपने यहां पर बताना है चेक इन ए एडल्ट ड्यूरिंग सीपीआर, मतलब कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। जो सीपीआर कर रहे हैं, सीपीआर की कंडीशन, और वो भी किस में बेटा, एडल्ट क्लाइंट में। और एडल्ट क्लाइंट में अगर हम कर रहे हैं तो कैरोटिड पल्स को चेक करें। ये सीधा सीधा एग्जाम में आता है, चाहे इसको आप प्रश्न के रूप में पूछ ले। एग्जामिनर सीधा कहता है व्हाट इज द साइट are used for check the pulse by a nurse during the CPR to a adult client, कि adult client को CPR कर रहे हैं तो कौन सी साइट है जहां से पल्स चेक करेंगे, सीधा सीधा आप नाम लीजिएगा। दूसरा आपने यहां पे बताना है चेक द पल्स इन इमरजेंसी। इमरजेंसी में हमने फेशियल आर्टरी भी बोली, लेकिन ये आपकी कौन सी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी। इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रायोरिटीज के आधार पर पूछा जाता है तो इमरजेंसी में भी आप इसी को चेक करें। इसके अलावा मुझे ध्यान है एग्जाम में आया हुआ है कि अनकॉन्शियस पेशेंट में कौन सी पल्स, तो इसी पल्स को चेक करना आपकी पहली प्रायोरिटी है। तो आप यहां बताइएगा चेक the pulse in unconscious and unresponsive patient। अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट, तो अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट में और अनकॉन्शियस पेशेंट में दोनों। अनरेस्पॉन्सिव का मतलब तो यही है कि अगर पेशेंट को आप उसका नाम पूछ रहे हो, उसको हिला रहे हो, डुला रहे हो, लेकिन तो भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, मतलब अनरेस्पॉन्सिव। अनकॉन्शियस
ऐसा व्यक्ति जो कि लंबे समय से मूर्छित है और किसी भी प्रकार की स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो अनकॉन्शियस है। तो कहने का मकसद है कि अनरेस्पॉन्स और अनकॉन्शियस दोनों ही क्लाइंट के अंदर आप कौन सी पल्स चेक करोगे? कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। यह आप ध्यान दे सकते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुने। अब एग्जामिनर और भी कई तरीके से कह सकता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ पल्स आर चेक बाय द नर्स व्हेन द रेडियल पल्स आर नॉट पैल्पेबल इन ए क्लाइंट, तो भी आप आंसर यहाँ कैरोटिड ही देने वाले हैं। कहने का मेरा मकसद है कि इमरजेंसी कंडीशंस में जहाँ पर पेशेंट आपको लगता है कि प्रॉपर रेस्पॉन्सिव नहीं है, अनकॉन्शियस है, तो ऐसे मरीजों में आप इसी प्रकार की पल्स को चेक करेंगे। ड्यूरेशन प्रॉपर पता होना चाहिए और लोकेशन और साइट किस कंडीशन में कर रहे हैं ये भी आपको पता होना ही चाहिए। चलें साहब, यहाँ तक आप बताओ। इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पल्स की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है? एपिकल पल्स है क्या? चलो साहब, एपिकल पल्स बताओ। देखो, ध्यान दीजिएगा, एपिकल पल्स। अब एपिकल पल्स के बारे में आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई सबसे पहले तो लोकेशन, आप एमएसएन में भी पढ़ते होंगे, यहाँ भी पढ़ते हैं। बेसिक टॉपिक तो एफओएन फंडामेंटल रिलेटेड ही है, ये पल्स की लोकेशन और साइट। देखो, अब ध्यान से सुनिएगा कि एपिकल या एपाइकल जो पल्स आप कह रहे हैं, इसकी बेसिक लोकेशन क्या है? भाई एपाइकल पल्स कहाँ चेक करते हैं? तो आपने यहाँ पर बताना है, या तो सीधा सीधा बोल दो मिट्रल एरिया बोल दो, या आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जो मिड लाइन है उससे लगभग 3 इंच, और किसके नीचे? ये जो क्लैविकल बोन है इसके बिल्कुल सेंटर में आके निप्पल्स के नीचे की तरफ चेक करते हैं। जैसे भी पूछे वैसे बताओ, मतलब सबका एक ही है, लेकिन शब्द पूछने का तरीका ये जनरली एग्जामिनर का बदलता रहता है। देखो, ध्यान से सुनिएगा। लोकेशन अगर आपको कह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप बताओ मिट्रल एरिया आपने बोलना है। दूसरा आप बताएं 3 इंच लेफ्ट फ्रॉम मिड लाइन, just below the nipples in mid clavicular line। देखो, ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने बोला है वही लिखा है कि भाई बिल्कुल सेंटर से 3 इंच लेफ्ट को जाना है, मिड क्लेविकल बोन के बिल्कुल सेंटर से निप्पल के नीचे की तरफ आपने आना है, वही तो लिखा हुआ है। या सीधा सीधा आप ये भी कह सकते हैं 4th and 5th इंटरकोस्टल स्पेस। तो देखो, आप यहाँ अलग अलग तरीके हैं, जैसे आपको पूछा जाए 4th और 5th इंटर कोस्टल स्पेस। तो देखो बेटा, ध्यान से सुन लीजिएगा, मिट्रल एरिया बोल दो, इस जगह पर मिट्रल एरिया ही होता है, या ऐसा बोल दो, सबका मतलब एक ही है। सिर्फ मेरा बताने का काम है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी, जिस भी तरीके से पूछे आप आंसर दे सकते हैं। जहाँ पर आपने बताना है कि भाई 4th 5th इंटरकोस्टल जहाँ बोल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पता हो भाई 4th इंटरकोस्टल जनरली बच्चों वगैरह में यूज़ करते हैं, 5th जो है वो एडल्ट रिलेटेड हो सकता है। चलें साहब, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। अब देखो, ध्यान से सुने कि ये जो एपिकल पल्स आप कर रहे हैं, इसमें आपने बताना है टाइम, और टाइम पूछे तो यहाँ पूरा कितने मिनट बोलेंगे? 1 मिनट। दूसरा आपने यहाँ पर बताना है एपिकल पल्स, जनरली आपको पता है स्टैथ वगैरह लेकर के आप चेक करते हैं।
इसके अलावा जो एपिकल पल्स आप चेक कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इसके अंदर एडवांटेज के रूप में आप लिखो। एडवांटेज के रूप में कैसे लिखो? मान लो एग्जामिनर अगर आपको कहता है कि व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल साइट, तो नाम एपिकल पल्स का ही आएगा। रिलायबिलिटी, जैसे रेक्टम रिलायबल साइट है किसकी? टेम्परेचर की। वैसे ही पल्स की जो रिलायबल साइट है वो कौन सी है आपकी? हाँ, तो आपने यहां पे बताना है, सबसे पहला है कि रिलायबल साइट फॉर पल्स असेसमेंट, कि पल्स को असेसमेंट करने की सबसे जो रिलायबिलिटी है वो यहीं से आती है। तो ये तो आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपने बताना है, अगर हम प्रायोरिटीज़ के आधार पर बात करें तो जो नियोनेट्स और इन्फेंट जो होते हैं उनमें भी हम लोग इसी को प्रायोरिटी देते हैं, और एडल्ट में भी चेक कर सकते हैं। एडल्ट में कब? जब रेडियल पल्स पे एबनॉर्मलिटी आ रही है। तो आप यहाँ बताएं इंडिकेशंस के बारे में कि कौन कौन सी कंडीशंस में या किस प्रकार के मरीजों में आप इसको चेक करते हैं। तो देखो, यहां से भी एक दो पॉइंट है जो मेरे माइंड में है और आपको एग्जाम में पूछे जाते भी हैं, लेकिन आपको बेसिक पॉइंट पर यह जरूर पता हो जाना चाहिए कि एग्जामिनर आपको इनमें से किस किस प्रकार से प्रश्नों को पूछ सकता है। जैसे, तो सुन लीजिएगा भाई, ये तो ठीक है हमने बताया, लेकिन अगर आप इंडिकेशंस बता रहे हैं तो सबसे पहला इंडिकेशन तो आप बताओ कि यूज इन नियोनेट्स एंड इन्फेंट। प्राथमिकता के आधार पर भाई, अगर एग्जामिनर सीधा सीधा आपको बोले कि व्हाट इज द साइट आर यूज फॉर चेक द पल्स इन ए नियोनेट, न्यूबॉर्न और इन्फेंट, तब आपका आंसर आएगा ये। मोस्ट कॉमन पूछेंगे ओवरऑल, तो फिर आंसर आएगा रेडियल। अंतर समझें कि क्या पूछना चाह रहे हैं। तो नियोनेट इन्फेंट में अगर पहली प्राथमिकता पूछी जाए तो आप इसका आंसर दें। दूसरा आपने यहां पर बताना है यूज व्हेन इरेगुलरिटी। कहां पर इरेगुलरिटी बेटा? ऑन रेडियल पल्स। भाई, अगर रेडियल पल्स में इरेगुलरिटीज है और रेडियल पल्स अगर सही नहीं आ रही है, किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो उस कंडीशन में कंफर्मेशन करने के लिए, सही चीज को पता करने के लिए, क्योंकि रिलायबिलिटी तो यही है ना, इसलिए कंफर्म के लिए फिर हम लोग रेडियल ना करके एपिकल पल्स को चेक कर लेते हैं। इसके अलावा आपने आगे बताना है नेक्स्ट। भाई, आपने कहा इरेगुलरिटी आ रही है, इन्फेंट नियोनेट में आपने प्रायोरिटी बता दी है। इसके अलावा रिलायबिलिटी तो है ही जहां पर आपको ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एपिकल पल्स शुड बी चेक कब? तो आपने यहां बताना है बिफोर गोइंग टू एडमिनिस्टर। एक ड्रग है, उसका नाम बताओ, कौन सी है? डिजॉक्सिन, हाँ या ना? हाँ, डिजॉक्सिन जो होती है उसके लिए आप एक तो इसको ध्यान दे सकते हैं। भाई, डिजॉक्सिन जो होती है वो हार्ट रेट वगैरह को कम करती है, तो आप देख लीजिएगा अगर किसी भी पेशेंट को ब्रैडीकार्डिया है तो डिजॉक्सिन नहीं देनी है। तो यहां आपने बताना है, तो एक तो आप कह सकते हैं चेक बिफोर गोइंग टू एडमिनिस्टर
डिजॉक्सिन एंड एट्रोपिन। भाई डिजॉक्सिन और एट्रोपिन जो दवाएं हैं उन दोनों ही में, जैसे डिजॉक्सिन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब ये हो सकता है अगली बार ये आ जाए। भाई एट्रोपिन हार्ट रेट को बढ़ा देती है और डिजॉक्सिन कम कर देती है, तो दोनों ही एबनॉर्मलिटी पैदा हो सकती है ना। इसलिए किसी भी पेशेंट को अगर हम ये दवाएं दे रहे हैं तो उससे पहले भी रिलायबल साइट चाहिए, और रिलायबल साइट फिर कौन सी है आपके पास में? एपिकल है, याद ध्यान दें। इसके अलावा यहां पर नोट डाल करके लिख लेना जो मैंने आपको कहा है कि भाई आपने, भाई अब ये पढ़ोगे तो आप फार्मा में भी पढ़ोगे, कई जगह पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है साथ में टॉपिक चल रहा है तो मैं आपको लिखा देता हूं कि भाई इफ क्लाइंट हैव ब्रैडीकार्डिया या पल्स लेस देन 60 पर मिनट, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी नर्स शुड होल्ड दी डिजॉक्सिन। देखो ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के आधार पर आए तो ऐसे बता दो, फर्स्ट प्रायोरिटी नर्स शुड होल्ड दी डिजॉक्सिन। स्पेसिफाइड पॉइंट है जो आप ध्यान दें, अगर पेशेंट को ब्रैडीकार्डिया ना होकर के टैकीकार्डिया है तो एट्रोपिन को होल्ड कर दें। बात वही है, प्रश्नों को सिर्फ पूछने का तरीका जो है ना, वो तरीका हमें समझ में आ जाना चाहिए। भाई सभी दुनिया में बुक्स तो है, लेकिन बुक्स होने के बावजूद भी किसी में कुछ लिख रहा है, और उसको हम किस तरीके से कौन साइज करके आपके सामने ला रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोर्स की कोई लिमिट नहीं है। आप यहाँ 6 महीने, मैं कह रहा हूँ 6 साल भी पढ़ोगे तो कोर्स नहीं होता है। लेकिन कोर्स का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि हमें पता है कि एग्जाम में ये टॉपिक्स आते हैं, ऐसे आते हैं, और इनको हम आपको कॉन्साइज करके पढ़ाते हैं। अन्यथा तो आप एनाटॉमी को 1 साल में पढ़ते रहो, खत्म ही नहीं होगी। तो चीज क्या है, यही बेसिक हमें समझना है। तो देखो ध्यान से सुनिएगा कि प्रायोरिटीज और प्रायोरिटीज में किस तरीके से आप इसको मेंशन करेंगे और कौन कौन सी लोकेशन और साइट है जहां से आप पल्स चेक कर सकते हैं। चलो जी, यहां तक आपने बताया। इसके बाद आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट अगर आपको पूछा जा रहा है तो सुनिएगा, नेक्स्ट साइट कौन सी है आपकी? ब्रैकियल पल्स है क्या? हाँ, तो देखो नेक्स्ट है ब्रैकियल आर्टरी या ब्रैकियल पल्स। देखो ब्रैकियल आर्टरी या ब्रैकियल पल्स आप बता रहे हैं, तो ब्रैकियल आर्टरी या ब्रैकियल पल्स की अगर हम बात करते हैं तो कहां है इसकी लोकेशन? एंटीक्यूबाइटल फोसा, या बोल सकते हैं एंटीरियर aspect of elbow in एंटीक्यूबाइटल फोसा। यहां पर हम लोग ब्रैकियल आर्टरी या ब्रैकियल पल्स को चेक करते हैं। एंटीरियर एस्पेक्ट, एल्बो के अंदर की तरफ आप चेक करते हैं। और इस बात का ध्यान देना कि ये तो एंटीरियर, लेकिन जब हम बीपी कफ वगैरह बांधते हैं ना, तो बीपी कफ में बिल्कुल मीडियल एस्पेक्ट में उसको हम लोग बीपी कफ को बांधते हैं। जो उसका पाइप आता है ना, वो बिल्कुल मीडियम में रहे, इधर इधर नहीं, बिल्कुल मीडियम साइड में होना चाहिए। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट कि ब्रैकियल पल्स जो चेक कर रहे हैं, भाई ड्यूरेशन सबके वही हैं। अपवाद है, इमरजेंसी पूछे तो 5 से 10 सेकंड। जैसे ब्रैकियल पल्स हम कहां, तो पहले तो हमने बता दी लोकेशन। अगर आपको ब्रैकियल पल्स का भी टाइम या ड्यूरेशन पूछा जा रहा है
तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, अगर सर्कुलेशन आपने चेक करना है, सर्कुलेशन के लिए बोले तब तो है 5 से लेकर के 10 सेकेंड, और कुछ नहीं बोले और डायरेक्ट बोले पल्स बताओ कितनी देर चेक करेंगे, तो सीधा सीधा फिर कितनी देर बोलोगे आप? 1 मिनट। क्योंकि पल्स चेक करने का मतलब है वहां रेट भी चेक करेंगे, रिदम भी चेक करेंगे, वॉल्यूम भी चेक करेंगे, जबकि सर्कुलेशन में रेट से मतलब नहीं है, तो वो 5 से 10 सेकंड होगा। और ये किस कंडीशन में? जो आपके नियोनेट्स और इन्फेंट हैं, अगर उनमें हम सीपीआर देते हैं ना, तो आप इसी साइट को चेक करते हैं पल्स के लिए। तो कहने का मेरा मकसद है ये भी आपको पता हो, क्योंकि एडल्ट में पूछे तो कैरोटिड, और अगर इन्फेंट नियोनेट में सीपीआर के दौरान पूछे तो ब्रैकियल। तो आपने यहां पे बताना है चेक ड्यूरिंग सीपीआर इन इन्फेंट एंड नियोनेट्स। इन्फेंट्स और नियोनेट्स में सीपीआर के दौरान हम इसी को चेक करते हैं, हार्ट के पास में है। दूसरा, गर्दन के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मांस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, मसल्स ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा होता है, और फैट ज़्यादा होता है तो कैरोटिड प्रॉपर पैल्पेट नहीं हो पाती है, और इसीलिए कैरोटिड ना करके नियर कौन सी है? ब्रैकियल। तो हम ये चेक करते हैं। चलें साहब, यहाँ तक बताओ। इसके साथ साथ आगे नेक्स्ट साइट और नेक्स्ट लोकेशन की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, सुनिएगा भाई, ये तो आपने ब्रैकियल बता दी है, अब तक कैरोटिड बता दी है, एपिकल बता दी है, टेम्पोरल, फेशियल, आर्टरीज के बारे में आपने बताया है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो आपकी साइट बताई जा रही है, रेडियल आर्टरी है क्या? अरे हाँ या ना, याद तो करो। तो नेक्स्ट जो साइट आप कह रहे हैं रेडियल आर्टरी या रेडियल पल्स। देखो बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि रेडियल आर्टरी या जो आप रेडियल पल्स बोल रहे हैं, तो रेडियल आर्टरी और रेडियल पल्स तो कहाँ आपको पता है? एंटीरियर साइट ऑफ रिस्ट में हम लोग चेक करते हैं। तो आपने इसकी जो लोकेशन बतानी है, उस लोकेशन में ध्यान दें भाई, रिस्ट के अंदर की तरफ चेक की जा रही है, और यहाँ पर कहाँ? तो एक मसल आ रही है ब्रैकियोरेडियलिस अंदर की तरफ से, ब्रैकिया मतलब अंदर की तरफ से, और आती है एक फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, वो बाहर की तरफ से आती है, दोनों कलाई में मुड़ती है, और वहीं पर हम लोग इस पल्स को चेक करते हैं। तो यहाँ आप बताओ, तो आपने बताना है कि रेडियल पल्स है, और रेडियल पल्स जो चेक की जा रही है उसकी लोकेशन बोले तो आपने बताना है एंटीरियर रिस्ट बिटवीन फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस एंड ब्रैकियो रेडियलिस मस। तो देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, फ्लेक्सर का मतलब है ये बाहर से आ रही है, और ब्रैकियो मतलब ब्रैकियल समझ लो, और वो अंदर की तरफ से आ रही है, दोनों रिस्ट में जाकर के मिलती है, और यही लोकेशन है। या आप सीधा सीधा बोल सकते हो इन लाइन ऑफ थंब, थंब जो अंगूठा है ना, उसकी लाइन में आकर के एंटीरियर रिस्ट में हम चेक करते हैं। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं इन लाइन ऑफ थंब या एंटीरियर रिस्ट। जैसे भी आपको तो बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि शब्द चेंज हो सकते हैं लेकिन उसका मीनिंग जनरली चेंज नहीं होता है। तो ये आप बताओ, आपने यहां पर बताना है इसका ड्यूरेशन, और आपने बताना है इसका टाइम। ये इंपॉर्टेंट है
और ये आपके ESIC में वैसे आ चुका है। प्रिपरेशंस कोई भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन हाई लेवल पर हो, और हाई लेवल पर हो तो छोटे मोटे बीच के एग्जाम तो आप वैसे भी क्रैक कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से सुनिएगा कि अब आपसे ड्यूरेशन पूछा जा रहा है और एग्जामिनर कह रहा है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन। जैसे एक प्रश्न यहाँ लिख ही देता हूँ ड्यूरेशन के नाम से। ड्यूरेशन के नाम से अगर पहले कहते हैं तो आप सुन लीजिएगा 30 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2, ये ड्यूरेशन है। अब आप कहोगे सर 1 मिनट, हाँ है तो 1 मिनट, लेकिन चेक कितनी देर करोगे तो 30 सेकेंड। अब एग्जामिनर क्या लिखता है, वो लिखता है व्हाट इज द ड्यूरेशन यूज्ड बाय नर्स to check the रेडियल पल्स। रेडियल पल्स को चेक करने का ड्यूरेशन क्या है? तो रेडियल पल्स को चेक करने के ड्यूरेशन के बारे में अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में आ सकता है। जैसे 15 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 4, मैंने यहाँ लिखा आपको 30 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2। आपको यहाँ कह सकते हैं 2 मिनट, और आपको यहाँ पर कह सकते हैं 15 सेकेंड। किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको स्पेसिफाइड पता हो, क्या बोलना है 30 सेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे 1 मिनट, 1 मिनट आए तो भी आंसर यही देना है भाई। कारण है कि आप चेक कितनी देर कर रहे हैं। रीडिंग रेट तो आप 1 मिनट की ही पता करोगे, लेकिन चेक करने का ड्यूरेशन यहाँ कितना है, तो चेक करने का ड्यूरेशन 30 सेकेंड होता है, और 2 से गुणा कर दो तो रेट अपने आप ही आ जाती है। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं, ये भी आपकी स्पेसिफाइड साइट है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप ध्यान दीजिएगा मेरे बेटा। चलो साहब, यहां तक आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट। भाई ये तो आपने बता ही दिया है। इसके बाद नेक्स्ट साइट लोकेशन जहां पर आप लोग पल्स चेक कर सकते हैं। तो देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि यहां तक तो आपने बता दिया। इसके अलावा आगे आपने बताना है नेक्स्ट साइट। और नेक्स्ट साइट बोले तो अभी आपने कहा एंटीरियर, अब हम कह रहे हैं आउटर साइड ऑफ द रिस्ट, रिस्ट के बाहर की तरफ, जहां पर आप देखते हैं अल्नार जो आर्टरी होती है, साइट है जहां एलन टेस्ट वगैरह हम लोग करते हैं, वो भी तो साइट ही है। तो आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो साइट है वो है अल्नार आर्टरी। भाई अल्नार जो आर्टरी आप बता रहे हो, तो ध्यान से सुनना, कहां पर होती है इसकी लोकेशन? तो आउटर साइड ऑफ wrist in line of small finger, जो हमारी सबसे छोटी छिटली अंगली है, इसी लाइन में आकर के हम लोग चेक करते हैं आउटर साइड पर। तो देखो यहां तक आपने बताना है कि लोकेशन पूछे तो आप इसकी लोकेशन बताओ। अब अल्नार रेगुलर पल्स के लिए तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी साइट तो है। और साइट, और अगर हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो ये एलन टेस्ट वगैरह में आप लोग चेक करते हैं अलग अलग जगह पर हम लोग। तो ये क्या है भाई बेसिक, तो एक तो ध्यान दें कहाँ चेक हो रही है, तो आप कह सकते हैं चेक बिफोर एबीजी सैंपल कलेक्शन, या सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कौन सा टेस्ट है बेटा, एलन टेस्ट। इसके अलावा आपने यहाँ पे बताना है कि चेक फॉर
circulation in upper limb before कोरोनरी आर्टरी बाईपास जो ग्राफ्टिंग करते हैं ना, कार्डियक सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह करते हैं, तो उससे पहले भी। तो अब ये क्या पल्स के लिए नहीं हो गई, ये बेसिकली सर्कुलेशन, एलन टेस्ट में भी सर्कुलेशन ही कर रहे हैं, यहाँ भी सर्कुलेशन ही कर रहे हैं, तो ये आपको एक तो पता हो। तो देखो ये डिफरेंट साइट्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बताया। अभी और भी बची हुई हैं, आज तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, इससे अगली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके आगे की साइट्स कौन कौन सी हैं और कहाँ हैं, और इसके अलावा जो इसकी एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो, और जो नेक्स्ट आपका वाइटल साइन है रेस्पिरेशन, और जो है उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। मैंने आपको कह दिया किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट मुझे बात करें, क्योंकि आप किसी और से बात करेंगे, इनको बोलेंगे तो उनको बेसिकली चीज़ समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि जो डिटेल्ड हम लोग आपको दे रहे हैं वो बेसिक, या तो डाउट है तो भी आप मुझे से बात करें, किसी भी प्रकार का सुझाव सिलेक्शन है तो भी आप मुझे से बात करें। तो ये बेटर, सिर्फ मेरा बताने का मकसद ऐसा ही है कि आप लोगों को पता नहीं है भाई। फॉर एग्जांपल जैसे एक बच्चा कह रहा कि सर वो ब्लड प्रेशर आपने एज इट इज, तो अरे भाई ब्लड प्रेशर तो वही रहने वाला है, वही चीज़ बता रहा हूँ कि भाई जो चीज़ चेंजेबल है वो चेंज करेंगे, वो तो आपको दे ही रहे ना। लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो मैंने अपना नंबर दिया है, बेटा बात करो, आपकी पूरी की पूरी शंका का समाधान किया जाएगा। बेसिक एम तो यही है कि आपका सिलेक्शन हो, तो एनी हाउ कैसे भी हम आपके लिए कोशिश करेंगे। रेगुलर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स।